हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजी स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से मैं आपके लिए क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक और चैप्टर लेके आया हूँ जो कि हमारा स्प्रिंट बैच के अंदर चल रहा है। मेनली हम अभी मैथ को कवर कर रहे हैं और उसमें हमारा ये 7वां लेक्चर है जिसमें हम त्रिविमीय ज्यामिति को, इसमें हम क्योंकि मैथ के वो वन शॉट वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ PYQs लेके आ रहे हैं। और इसमें हमने कई सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं जैसे कि प्रायिकता हुआ, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, आव्यूह, सारणिक और रैखिक प्रोग्रामन, जिससे जो कि हमारे बहुत सारे नंबर गेन करवा सकते हैं हमें और साथ ही साथ उनमें कम टाइम लगता है। हमारा जो कलन था वो था पूरे 44 मार्क्स की यूनिट है, वो क्या है पूरे 44 नंबर आपको मिलने वाले हैं, लेकिन वो क्या है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, थोड़ा आपको समझने में भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है। तो इसलिए मैंने इन सारे चैप्टर को पहले लिया था। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम लेने वाले हैं त्रिविमीय ज्यामिति। मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सदिश बीजगणित को, ठीक है। तो मैंने बताया था कि सदिश बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति को मिला के कुल 17 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। तो उस 17 मार्क्स की तैयारी के लिए हमने सबसे पहले सदिश बीजगणित को पढ़ लिया है। अब त्रिविमीय ज्यामिति को हम पढ़ने वाले हैं और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लास्ट तक रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट अगर आपको सिर्फ एक फार्मूला, दो फार्मूला याद है तो आप बहुत आसानी से 3 नंबर के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो बने ही रहिएगा लास्ट तक। मैं आपको बताऊंगा कि भी अब जो हमारी वीडियो है वो मैथ के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री पर भी आने वाली है और जल्द ही हम उसके पूरे चैप्टर की इस तरह से वीडियो तो नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास अब टाइम बहुत कम रह गया है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो PYQ से काफ़ी बार रिलेटेड है और काफ़ी बार रिपीटेड है उनको हम लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति। मैंने आपको बताया था कि त्रिविमीय ज्यामिति के अंदर हम थोड़ा सा हमने बताया था कि त्रिविमीय ज्यामिति के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं त्रिविमीय ज्यामिति के अंदर मेनली दिक कोसाइन। मैंने आपको बताया था कि दिक कोसाइन और दिक कोज्याएं हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था, दिक कोसाइन और दिक कोज्याएं पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने और कुछ क्वेश्चन भी मैंने होमवर्क दिए थे आपको सदिश बीजगणित में। अगर आपने वो कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था, उसमें cos थीटा से आपको एंगल निकालना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये रहा हमारा सिलेबस। सदिश बीजगणित वाला तो मैंने आपको बता दिया था जिसमें सदिश के गुणनफल और सब कुछ थे, वो तो क्लियर हो गया था, ठीक है। अब हम क्या बात करने वाले, अब इसका सिलेबस देखिए आप। त्रिविमीय ज्यामिति का क्या कह रहा है त्रिविमीय ज्यामिति में। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय में हमें पढ़ना है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक कोसाइन, दिक अनुपात क्या होते हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट बहुत आसान है, बस एक फार्मूला आपको बताऊंगा, वहां समझ जाएंगे आप। एक ही रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण ये कैसे निकालते हैं। आपको कोई लाइन दे देगा एग्जामिनर और आपसे ये कहेगा कि आपको इसमें कार्तीय और सदिश समीकरण बताना है। अभी मैं बताऊंगा कि कार्तीय और सदिश समीकरण होता क्या है। समतलीय तथा विषमतलीय रेखाएं, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि 2022 में 2020 हर साल एक क्वेश्चन न्यूनतम दूरी जरूर पूछता है त्रिविमीय ज्यामिति से, वो भी 5 नंबर में, तो ये बहुत जरूरी है। और एक तल तथा कार्तीय सदिश समीकरण, एक बिंदु की तल से दूरी, ये सारी चीजें, और दो रेखाओं के बीच का कोण भी ऐड हुआ है तो मैंने इसे ऐड कर लिया है अभी क्योंकि मैंने देखा कि इस पर काफी क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये रहा तुम्हारे पास कुछ फार्मूला, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये फार्मूले जो है वो बार बार यूज़ होंगे, ठीक है। अभी अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो जब मैं क्वेश्चन में यूज़ करूंगा इनका तो मैं वहाँ पर इसे आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने यूज़ किया है। अगर दो बिंदु में दे रखे हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, नंबर दे रखे होंगे, मतलब हमें ये बिंदु दे रखे होंगे। को मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन, मतलब इन दोनों बिंदु को मिला दो और उसकी दिक कोसाइन, मैंने बताया था कि दिक कोसाइन को हम कैसे दिखाते हैं, LMN से। L को हम क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा, y को m को क्या लिख सकते हैं, cos बीटा, और n को क्या लिख सकते हैं, cos गामा, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको, यानी कि जब हम कोण की बात करेंगे तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, यानी दिक कोसाइन। और अगर हम इस तरह से बात करेंगे दिक कोसाइन की LMN में, तो LMN में कैसे हम निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका इन्होंने बताया है कि आप क्या करेंगे, ये देखो x2 - x1 डिवाइड बाई PQ, y2 - y1 डिवाइड बाई PQ और z2 - z1 डिवाइड बाई PQ, यानी कि इसमें से इसको घटा देना है। और PQ, अब PQ क्या है, PQ जो है वो इनके बीच की दूरी है। ये कैसे निकलती है, मैंने बताया था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये निकल जाएगी आपकी दिक कोज्याएं। अगर आपकी ये देखो इस तरह से दिया हो कि बिंदु A से B से, देखो बिंदु A से होकर जाने वाली रेखा तथा सदिश B के समांतर, ये देखो यानी जो A है यहाँ पर वो क्या है, मेरा बिंदु है, और B क्या है, B है मेरी सदिश। ये देखो B क्या है, मेरी सदिश, यानी कि A जो रहेगा आपका वो बिंदु रहेगा और B क्या रहेगी, सदिश रहेगी, और डेल्टा क्या रहेगा, एक अदिश राशि है यहाँ पर। तो यानी कि ये देखो ये क्या है, R = A + λB, ये याद रखना है। ये क्या है, ये किसी भी समीकरण का सदिश निरूपण है, मतलब कि जब आपसे कहेगा कि किसी भी लाइन को सदिश में लिखो तो आप इस तरह से लिखेंगे, R = A + λB। वहाँ A जो होगा वो बिंदु होगा, 1 2 3 कुछ भी होगा, और B जो होगा वो एक सदिश होगी। अभी हम इसे कैसे लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके बाद फिर अगर देखो यदि रेखा की दिक अनुपात ABC तथा बिंदु XYZ1, अब देखो ये ABC क्या होता है, मतलब दिक अनुपात क्या होते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक समीकरण लिख दिया 3x + 2y - 3z,
ठीक है। अब मैंने एक समीकरण लिख दिया, अब मैं कह रहा हूँ उसमें दिक् अनुपात बताओ। तो पता है दिक् अनुपात क्या है, यानी कि ए बी सी की वैल्यू क्या है, दिक् अनुपात की वैल्यू यही है, ये जो 3 है, ये जो 2 है, ये जो -3 है, यही है आपकी दिक् अनुपात। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हम लोग माइनस वाला लेके चलते हैं। तो दिक् अनुपात क्या है, दिक् अनुपात आप समझ सकते हो जो एक्स वाई जेड के आगे लिखा हुआ कोफिशिएंट होता है, क्या कोफिशिएंट होता है, वही हो जाता है हमारा दिक् दिक् अनुपात हो जाता है। और इसी से हम क्या निकालेंगे, दिक् कोसाइन भी निकालेंगे। अभी कैसे वो हम देखते हैं। अब अगर हम यदि बिंदुओं के निर्देशांक इस तरह से दिए हमें x1 y1 x2 y2 z2, तो इनसे होके जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। x क्या होगा, x हमारा फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, x माइनस x1 कर दोगे, y माइनस y1, z माइनस z1 कर दोगे, और नीचे क्या हो जाएगा, फिर वही घटा दोगे, x2 में से x1 वो और y2 में से y1 और z2 में से z1, बस यही घटा देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब देखो दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकलती है, और ये सब, ये सारे फार्मूले जो हैं वो ज़रूरी हैं। अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा और भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फटाक से। ये देखो कुछ और भी हमारे पास फार्मूले हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक समतल का कार्तीय समीकरण। हाँ ये भी देखो, अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, रेखाओं के बारे में बात कर रहे थे। अब हमें यहाँ पर समतल भी दिखा, समतल मतलब समय प्लेन हमें दिखेगा। अब क्या करेंगे, हम प्लेन के बारे में बात करेंगे। देखो प्लेन का जो समीकरण होता है वो इस तरह से होता है, ax + by + cz + d = 0। ए बी सी डी क्या है, वहाँ पे कांस्टेंट है, अचर है। अब क्या होगा यहाँ पर बिंदु एक्स वाई जेड वन, देखो अगर हमारे कोई बिंदु दे रखा है, जैसे दे दिया 2,3,4 से जाने वाले समतल का समीकरण लिखिए, तो कैसे लिखूंगा पता है, ए मेरा जो रहेगा वो कोई कांस्टेंट रहेगा, ए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ए ऐसे ही लिख दूंगा, x माइनस x1, x क्या है, x भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा, x1 क्या है, x1 ये देखो ये वैल्यू है x1। फिर यहाँ पर क्या होगा, b क्या रहेगा, b हमें प्लेन में कुछ दे रखा होगा, 3 2 ऐसे कुछ वो गिनती होगी। y हमारा फिक्स है, y1 क्या रहेगा, यहाँ से इस बिंदु से हम रखेंगे। c z माइनस z1 यहाँ से रख देंगे, और ये क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा क्या, समतल का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, यानी प्लेन का समीकरण आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मूल बिंदु से p दूरी का n के लंबवत ये हो जाएगा। फिर अगर a से जाने वाली और भी अलग अलग यहाँ पर सिचुएशन दे रखी है कि अगर लंब हो, अगर वो क्या बोलते हैं बिंदु से जाए, कि मूल बिंदु से जाए 0,0 से, तो क्या होगा, ये सारे अभी मैं क्लियर करूँगा आगे। ठीक है, देखते हैं भाई। अब देखो मेरा पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दूं, ये जो मैंने बताया था आपको दिक् कोसाइन, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं दिक् कोज्याएं। मैंने बताया था आपको इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दिक् कोज्याएं, यानी कि ये क्या होता है, इसे दिक् कोसाइन भी बोलते हैं। कोसाइन मतलब क्या, यानी कि कॉस का जो रहेगा एंगल उसे हम बोलेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है वो होता है। देखो यहाँ क्या कह रहा है, यदि एक रेखा एक्स वाई तथा जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। अब इसकी दिक् कोसाइन कैसे, देखो मैं कंफ्यूज ना हो ना भाई, दिक् कोसाइन और दिक् कोज्या एक ही चीज़ है, यानी कि जो ये पूछ रहा है और ये दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, ये हो जाएगा अपना एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, अब एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया। क्या कह रहा है ये, एक्स अक्षों के साथ क्रमशः यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है एक्स के साथ। मतलब मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये यहाँ पे कुछ होगा ये। ठीक है, यहाँ पे ये 3D में है ना, तो हम यहाँ पे 2D में बना रहे हैं तो वो सही से हो नहीं पाएगा, मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये समझो कि ये जो है ये हमारी कोई रेखा होगी। यदि एक रेखा, देखो यहाँ कह रहा है ना, यदि एक रेखा एक्स वाई जेड अक्षों के साथ, तो अगर एक्स के साथ वो यहाँ पर कितना डिग्री बना रही है, 90 डिग्री। ठीक है, फिर वाई के साथ कितना बना रही है, वाई के साथ बना रही है 60 डिग्री। ठीक है, फिर जेड के साथ कितना बना रही है, जेड के साथ बना रही है 30 डिग्री। इस तरह से हमारी कोई लाइन होगी। मैंने तो एक रफली डायग्राम बनाया है, जब हम 3D में बनाएंगे तो और वो सही से यहाँ पे दिखेगा। अब हमें क्या करना है, इनकी दिक् कोसाइन निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि दिक् कोसाइन निकालने के लिए हमें जो एंगल दे रखा होगा वही रख दोगे, और वो भी कैसे होता है, एक होता है कॉस अल्फा, एक होता है कॉस बीटा, ठीक है, और एक क्या होता है, एक होता है कॉस गामा। ये होता है हमारी दिक् कोसाइन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कॉस अल्फा यानी कि कॉस, ये अल्फा कौन से एंगल होता था, एक्स वाला, तो कॉस 90। ठीक है, फिर कॉस बीटा यानी कि कॉस 60। फिर क्या हो जाएगा, कॉस गामा कौन सा होता था, कॉस गामा ये वाला होता था, जेड के साथ बनने वाला, तो कितना हो जाएगा वो 30 डिग्री। अब कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, है कि नहीं भाई। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो वहाँ से कॉस 90 की वैल्यू 0, क्योंकि ये 0 पलट जाता है, त्रिकोणमिति में आपने सीखा होगा। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी दिक् कोसाइन आ गई, यानी कि यही हमारी क्या है, दिक् कोसाइन है, और यही हमसे पूछा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं।
डायरेक्ट बताऊं तो आपको जो भी यहाँ पे एंगल दे रखा होगा उसका कॉस वो उसको क्या ले लो, कॉस के साथ ले लो, उसका एंगल की जितनी वैल्यू होगी कॉस की वही होगा, तो हो जाएगा तुम्हारा आंसर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। बात खत्म। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, दिक कोसाइन निकालते हैं। अब भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें पहले हमें दे रखा था एंगल में, अब हमें क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है, वहाँ से हमें क्या निकालनी है, दिक कोसाइन निकालनी है, ठीक है। देखो यदि किसी रेखा की दिक अनुपात 2, -6 और 3 है तो इसकी दिक कोज्या निकालो। देखो इसका फार्मूला क्या होता है, मैं पहले बता दूं कि हमने दिक अनुपात को कैसे लिखा था। a = में यहाँ दे रखा है 2, b = में दे रखा है यहाँ पर -6 और c = कितना दे रखा है 3। क्लियर है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, देखो अगर हमें दिक कोज्या निकालनी है तो ये इस तरह से होता है कि a डिवाइड बाई, ये a है अपना, और डिवाइड बाई क्या होता है, √, पहले बता दो, √a² + b² + c², ये होता है। और ये तीनों में होगा, जैसे कि a का हुआ, अब इसी तरह से आपको b के लिए भी लिखना होगा, b और डिवाइड बाई √a², ठीक है, प्लस का b² एंड प्लस का c², ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पर तो c के लिए भी वही लिखना होगा, c डिवाइड बाई √a² प्लस का b² एंड प्लस का c²। देखो अब कितना आसान है, अब कुछ करना नहीं है। मैं पहले क्या करता हूँ, इसकी अलग से वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ a², a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 2 दूना 4 प्लस 6 चमक 36 प्लस 3 तिरिक 9, तो कितना हो गया 36 और 4 40 और 9 49, √49। और √49 की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, ये होता है 7 का रूट। तो यहाँ से आ गई हमारी वैल्यू 7, यानी कि a² + b² की रूट कितनी वैल्यू आ गई 7 आ गई। बस कुछ नहीं, अब a की वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा यहाँ, a की वैल्यू है 2/7, कॉमा ये b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -6/7, और फिर ये कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 3/7। क्लियर है। बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत आसान है, बस आपको कुछ करना नहीं है। जो भी दिक अनुपात दे रखा हो उसको अलग अलग कर लो, और नीचे जो हो जाएगा, जो नीचे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीनों के स्क्वायर का रूट कर लो, बात खत्म, ठीक है। तीनों के स्क्वायर का रूट का योग करोगे तो क्या आएगी, हमारी दिक कोसाइन हमें आसानी से मिल जाएगी दिक अनुपात के साथ। तो मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया, दिक अनुपात के साथ भी, और दिक जब हमें एंगल दे रहा हो, यानी कि जब हमें कोण दे रखा हो तब, और जब दिक अनुपात दे रखा हो तब, दोनों तरीका हमने सीख लिया है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आप मेरे साथ सॉल्व भी करते रहिए तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये 2017 में पहले पूछा गया, फिर 2022 का ये जो क्वेश्चन पेपर है, इससे मैं खींचा हूँ, ये 2022 के क्वेश्चन पेपर से मैंने ये लिया है क्वेश्चन, और एज इट इज़ देखिए कोई चेंज भी नहीं किया। यही बोर्ड की एक अच्छाई भी आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से PYQ को रेडी करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको PYQ से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो इसको करते कैसे हैं, बहुत आसान है। बिंदुओं -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, अब दिक कोसाइन निकालना है। दो तरीका हम सीख चुके हैं, एक कोण दिया था तब, एक दिक अनुपात दिया था तब। अब हमें दो बिंदु दे दे तो कैसे निकाल लें। तो मैंने बताया था इसका फार्मूला हम कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला हमें जो भी यहाँ पर बिंदु दे रखा होगा, हम क्या करेंगे उसको, हमने बताया था इसका फार्मूला अगर हमें इसके निकालनी है दिक कोसाइन, हमें इसके निकालनी है अगर दिक कोसाइन, मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ, क्योंकि अगर आपको वहाँ ना समझ में आया तो आप यहाँ से हर क्वेश्चन के साथ मैं फार्मूला भी लिख रहा हूँ, आप वो नोट करते चलिए, ताकि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, यही फार्मूला लगाओ, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दिक कोसाइन के लिए मैंने क्या बताया था फार्मूला, दिक कोसाइन के लिए मैंने फार्मूला बताया था, मैंने बताया था क्या होता है ये होता है x2 - x1, यानी कि कैसे होता है फार्मूला, फार्मूला होता है x2 - x1 डिवाइड बाई, इसे मैं ले लेता हूँ p, क्योंकि हमारे फार्मूले में PQ दे रखा था ना, तो मैं ले लेता हूँ P, और ये वाला बिंदु क्या है Q, तो इसका हो जाएगा PQ, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा ये, कॉमा x2 - x1 है, फिर दूसरे में हो जाएगा y2 - y1, निकालेंगे हम तीनों के लिए ना। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी PQ, और फिर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा z2 - z1 डिवाइड बाई PQ। अब यहाँ पे हमारा x1 x2 ये सब क्या है, ये है हमारा x1, ठीक है, ये है हमारा y1, ये हमारा z1, बस घटा दो, ये क्या है हमारा x2, ये क्या है हमारा y2, ये हमारा z2 है। क्लियर हो गया। अब हमें PQ क्या है, PQ है इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी का मैंने फार्मूला भी बताया था कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपने क्लास 10 में पढ़ा है, √x2 - x1 + y2 - y1, उसी में z को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर, प्लस का z2 - z1 का होल स्क्वायर। देखो कितना आसान है, बहुत आसान है। अब कुछ करना नहीं है, इसमें फटाक से वैल्यू रखो और PQ की वैल्यू निकाल लो। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 1, तो 1
1 माइनस, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर, प्लस का y2 की वैल्यू है 2 माइनस z2 की वैल्यू है 4। अगर आप y1 की वैल्यू है 4, अगर आप इस तरह से लिख लेंगे ना x1 y1 z1 क्या है, तो वो कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होगी, वो सही सही आएगा आपका आंसर। ठीक है, अब z2 देख लो, z2 कितना है 3 माइनस, अब यहाँ पे -5 है तो ये +5 हो जाएगा, +5 का स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लो भाई इसको, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 1 + 2 3 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 4 गया -2 का स्क्वायर, प्लस 5 और 3 8 का स्क्वायर। निकाल लो भाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई 3 त्रिक 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस 8 रहे 64। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 64 और 4 68, 68 और 9 72, यानी कि कितना आ जाएगा √72। इसे हम चाहें तो अलग भी कर सकते हैं, कैसे, हम 9 8 72 को इसको चाहें तो अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा भी कर देंगे तब भी चलेगा। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये हमने क्या निकाल लिया, PQ निकाल लिया, PQ की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू रख देंगे, फटाफट रख दो। x2 क्या है भाई, x2 है 1 -2, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस और ये -2 डिवाइड बाई PQ की वैल्यू क्या है √72, कॉमा y2 - y1। अब y2 - y1 कितना है, ये हो जाएगा 2 - 4 डिवाइड बाई √72। फिर क्या हो जाएगा ये z2 - z1। अब z2 - z1 कितना करोगे, 3 माइनस, लिख ही देता हूँ मैं, 3 - 5 और √72। देखो अब ये कितना आसान है, बहुत आसान है। देखो 2, अब ये खुलेगा ब्रैकेट तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ अब 3/√72। ठीक है, 2 - 4 यानी कि -2/√72। ठीक है, 3 - 5 -5 कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई √72। क्लियर है, तो बहुत आसान सवाल है। देखो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, कुछ करना नहीं था, बस आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, ये फार्मूला पता होना चाहिए, यही फार्मूला हम लगाएंगे और हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसमें PQ क्या है, PQ की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी, x2 - 1 का स्क्वायर, y2 - y1 प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार तो अभी पूछा गया है और भी हो सकता है कि आपकी में भी रिपीट हो जाए, तो आपको ये तैयार करके जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। ये देखो अब क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है कि समतल का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि समतल और कार, ठीक है। अब देखो यहाँ हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, समतल हमें ये दे रखा है, समतल, एक सेकेंड वेट अ मिनट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ हमने कर दी है, यहाँ पे हमारा 77 रहेगा। कैसे भाई, देखो 64 और 4 68, 68 और 9 9 8 17 77 होता है ना, मैंने 72 कर दिया तो आपने भी कुछ नहीं बोला, चलो कोई नहीं, इसे सही कर लेते हैं। ये क्या है, ये है 77, 77 की बात कर रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट तो हम लोग का सेम ही रहेगा, कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें हमसे क्या कह रहा है कि समतल का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें दो तरह के सवाल मिलेंगे, एक मिलेगा कि हमें कार्तीय निकालिए, एक मिलेगा सदिश निकालिए। देखो ये वाला सदिश वाला है, जिसका कार्तीय समीकरण इतना है तो सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें सदिश समीकरण पूछ रहा है। और मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ क्या आपको कह रहा है, यहाँ कार्तीय समीकरण पूछ रहा है। तो ये दोनों चीज़ होती क्या है, मैं आपको बता दूँ, हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसी को बोलते हैं कार्तीय समीकरण। मतलब कि जहाँ भी कहीं आपको समीकरण में 3x + 2y + 3z ऐसे मिल जाए तो ये किस तरह के क्या दर्शा रहा है, ये देखिए दर्शा रहा है कार्तीय समीकरण को। ठीक है, अगर हमसे कहीं ऐसा दिख जाए 3i कैप + 2j कैप + 3k कैप, तो ये समझ जाइएगा ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सदिश समीकरण को, बस और कुछ सोचना ही नहीं है। क्लियर हो गया, ये क्या है, ये है कार्तीय समीकरण, ये क्या है, ये सदिश समीकरण। तो जहाँ भी आपको दिख जाए x y z वहाँ क्या हो जाएगा, कार्तीय समीकरण, और जहाँ पे आ जाए i j k वहाँ क्या हो जाएगा, सदिश समीकरण। क्लियर हो गया, बस भाई। तो अब चलो अपना सवाल लगाते हैं। अपने सवाल में क्या कह रहा है, अपने सवाल में कह रहा है कि कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे i j k है, यानी कि एक सदिश समीकरण है। अब हमें क्या करना है, कार्तीय समीकरण निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, वो क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब हमें समतल, देखो ये समतल क्या देखा है, r। अब आपको ये समझना होगा कि r होता क्या है। ये चीज़ समझ लो कि r को हम क्या ले सकते हैं, हम r क्या होता है हमारा, x i कैप + y j कैप + z k कैप, ये होती है हमारी r की वैल्यू। तो जहाँ पे भी आपको r दिख जाए वहाँ आप ये चीज़ रख सकते हैं, और ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये जैसे ही आप रखेंगे आपका सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, यूँ सॉल्व हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, ये r की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको r की वैल्यू पता करनी है। ये कैसे होता है, ये जो होता है ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्तीय समीकरण है, और ये क्या है, हमारा सदिश समीकरण है। तो एक तरह से आप संबंध बोल सकते हैं कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण में। ठीक है, यहाँ पे हम अब देखो अब करना क्या है, अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे r की वैल्यू रख दो। r की वैल्यू जैसे ही रखोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर x i कैप + y j कैप + z k कैप। ठीक है, डॉट है, क्या हो जाएगा 2i कैप
प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू है 1। अब कुछ करना नहीं है, हमें पता है कि हम डॉट प्रोडक्ट निकालना जानते हैं, क्या, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। ये मैं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। हमने पिछली वीडियो में सदिश बीजगणित में पूरा इसी पे बात ही की है, पूरा जो लेक्चर है वो इसी पे बेस्ड है कि कैसे गुणा करते हैं आई का आई, जे के जे और के साथ। तो नहीं समझ में आएगा तो जाके वहाँ से पहले वो वीडियो देख लेना ताकि और अच्छे से ये समझ में आए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ करना क्या है, बहुत आसान है। मैं एक्स का आई के साथ कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा ये 2x, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, प्लस का y का जे के साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 3y, फिर कितना हो जाएगा ये माइनस का, देखो ये z है, ये कितना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4z। अब क्या किया मैंने, इज इक्वल टू 1, के डॉट के तो 1 हो जाएगा। तो मैंने देखो किया कुछ नहीं है, बस r की वैल्यू रख दी है। r की वैल्यू जैसे यहाँ रखूंगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो क्या हो जाएगा, यहाँ में एक समीकरण दे देगा। ये कौन सा है, ये एक्स वाई जेड है, यानी क्या है ये एक कार्तीय समीकरण है। ये क्या है, एक कार्तीय समीकरण, यानी कि हमें यही हम पूछ ही रहा था सवाल में, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको देर यही करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखनी है। क्लियर हुआ। बस अब चलो भाई अगला वाला सवाल करते हैं। अगला वाला भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें भी वही आर की वैल्यू से काम हो जाएगा। देखो यहाँ क्या कह रहा है, उस समतल सदिश का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका कार्तीय समीकरण ये है। अब जिसका अगर ये कार्तीय समीकरण है तो मुझे बताओ, मैं पहले ये लिख दूँ 5x माइनस का 7y प्लस का 3z, ठीक है, प्लस का 3z इज इक्वल टू 12। हमें ये दे रखा है। अब मुझे करना क्या है, हमें यहाँ पे भी वही आर ही का काम पड़ेगा। अब आर क्या करते हैं हम, आर से अब देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड ऑफ के, ठीक है, वाई जे प्लस जेड। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो जो मेरा एक्स वाई और जेड है ना, उसे मैं आई जे के फॉर्म में कर रहा हूँ। देखो ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, डॉट कर दूंगा मैं। अब मुझे बताओ कि मैं इस समीकरण में आई कैसे लगा सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं एक्स की जगह क्या लिखता हूँ, आई लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी पिछली स्लाइड में यही हमने किया है। 5 आई कैप माइनस का 7 जे कैप प्लस का 3 के कैप। मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, सदिश समीकरण में भी हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि x का जो होता है एकांक सदिश वो होता है आई कैप, y का एकांक सदिश क्या होता है जे कैप, और z का एकांक सदिश क्या होता है के कैप। तो हम वहाँ से समीकरण सीख चुके हैं। इज इक्वल टू कितना चल रहा है हमारा 12। फिर से देखो मैंने कुछ किया नहीं, यहाँ पे हमने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का डॉट प्रोडक्ट लिया, किसके साथ, 5x माइनस 7 प्लस 3z, लेकिन किसमें आई जे, एक सदिश समीकरण बनाकर 5a माइनस 7j प्लस 3 के। अब क्या होगा यहाँ से, इसकी ये क्या है, ये कौन सी वैल्यू है भाई, ये आर ही की तो वैल्यू होती है। जी हाँ बिल्कुल सही है, हमारी आर की वैल्यू होती है। तो मैं इसे कर दूंगा आर डॉट 5i माइनस 7j प्लस 3k इज इक्वल टू 12, और यही हो जाएगा हमारा सदिश समीकरण, यानी कि यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, बहुत आसान है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आसानी से आ जाएगा। दो सवाल इस पे पूछता है, एक ये पूछता है कि सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, एक होता है कार्तीय समीकरण। सदिश समीकरण में आई जे के चाहिए, कार्तीय समीकरण में एक्स वाई जेड चाहिए, बात खत्म। और वो भी कैसे, बस इस आर के बेस पे आप दोनों सवाल कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं भाई और देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये देखो, बिंदु 1,2,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i प्लस 2j माइनस 2k के समांतर है। ऐसे सवाल आपको बहुत मिल जाएंगे। अब ऐसे सवालों को करते कैसे हैं, ये देखो जो आपको दे रखा है ना यहाँ पे बिंदु 1,2,3 और ये जो सदिश है, बस इन दोनों का काम करेंगे और हम कैसे दिक् अनुपात के जरिए से, हम अभी हम पीछे पढ़ के आए दिक् अनुपात, वहाँ से हम निकालेंगे। अब समीकरण के लिए हमने क्या, हमने समीकरण के लिए एक फार्मूला पढ़ा था, क्या था वो सूत्र क्या था, वो सूत्र ये कह रहा था ऐसे, r इज इक्वल टू r1 माइनस का लेमडा बी, यही कह रहा था। वहाँ पर हमने जब फार्मूले में पढ़ा था तो ये ऐसे था, r इज इक्वल टू a माइनस लेमडा बी, और ये a की थी, a क्या थी, a थी स्थिति सदिश, a क्या थी, स्थिति सदिश थी। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मैं आपको दिखाऊं, पीछे यहाँ जब हम फार्मूला पढ़ रहे थे, ये देखिए यहाँ पर ये वाला, ये देखो ये वाला है कि नहीं, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। ये क्या कह रहा था हमसे, यदि a से बिंदु, यानी कि a हमारा एक बिंदु दे रखा है और सदिश b दे रखी है, तो उस रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, r इज इक्वल टू लेमडा a प्लस लेमडा b से। अब वहीं से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। कुछ करना नहीं है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें जो b दे रखा है वो क्या है, पहले b देख लो। b ये है, b क्या था, मैंने बताया था b होता है हमारा सदिश। तो b कितना है, b है आपका 3i प्लस का 2j माइनस का 2k कैप, ये हमारी b की वैल्यू है। अब हमारा a क्या है, a के लिए देखो पहले हमें जो बिंदु दे रखा है कैपिटल A, मैं मान लेता हूँ कैपिटल A, हमें बिंदु दे रखा है क्या है 1,2,3, ये हमें एक बिंदु दे रखा है। अब हमें क्या निकालेंगे, इसकी स्थिति सदिश, क्या निकालेंगे, स्थिति सदिश। तो मैं आपको बता चुका हूँ बीजगणित वाले में कि हम पिछले लेक्चर में कि हम स्थिति सदिश कैसे भी किसी बिंदु की स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं। तो स्थिति सदिश के लिए आपको क्या करना होता है,
आई के देखो ये जो x वाला है इसको आई लगा दो, y वाले के साथ j लगा दो और z वाले के साथ k लगा दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। और यही क्या है हमारी, यही हमारी वैल्यू है a की, यानी कि यही हमारी वैल्यू है r1 की, ठीक है यही। तो अब क्या करोगे, इस समीकरण में रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये r इज इक्वल टू हो जाएगा a कितना है i प्लस 2j, ठीक है, प्लस का 3k माइनस का लेमडा ऐसे ही रहेगा क्योंकि लेमडा क्या है, एक अदिश राशि, एक कांस्टेंट है, ये नहीं हटेगा। और b की वैल्यू कितनी है, b की है वैल्यू 3i प्लस 2j माइनस का 2k। तो अब देख रहे हो कितने आसान सवाल, ये जो ये आंसर हो गया, बस अब कुछ करना ही नहीं है, खत्म ये आंसर। पता इतने आसान सवाल और लड़के छोड़ के चले आते हैं भाई, इसमें क्या छोड़ना, बस एक फार्मूला याद रखना है, आर इक्वल टू ए माइनस लेमडा बी। अब इसमें बी भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, बस क्या करना है, आई जे के लगाना है और इसमें रख देना है, इस समीकरण में रख देना है। यही समीकरण याद कर लो, बात खत्म, सवाल जो आ जाएगा आसानी से, नंबर पक्का, ठीक है। तो इस तरह से हम सवाल करने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने जो अभी बताया आपको, अभी मैंने जो यहाँ पे बताया आर इज इक्वल टू आई प्लस 2j, यहाँ पे हम प्लस लेंगे ना, प्लस लेंगे, मैंने देखा नहीं, ये देखिए यहाँ पर हम फार्मूले में पहले चेक करें। ये देखो फार्मूले में क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि रेखा का समीकरण क्या होगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। तो हम वही यहाँ पे कर रहे हैं, वैसे कुछ इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू R1 प्लस लेमडा बी। भाई फार्मूला कहीं गलत ना हो जाए तो पता चले कि बाद में कहीं गलत बताया था। आर इज इक्वल टू R1 प्लस लेमडा बी और आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। अब यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पर जैसे ही रखोगे उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेमडा है जो हमारा कांस्टेंट है, बस आपको इसमें समीकरण में रखनी है वैल्यू, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या होगा, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और x प्लस 3/3 इज इक्वल टू y माइनस 4/5 और z प्लस 8/6 के समांतर है। ये जो है ना, ये एक तरीका है किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने का, मतलब कि जब भी आपको कोई रेखा देगी ना तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, और इसको अभी मैं निकाल के बताना भी रहेगा। हम कैसे निकालेंगे देखते हैं, देखो भाई कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखो, इसका फार्मूला हम पीछे पढ़ के आए हैं। क्या होता है इसका फार्मूला ये होता है कि जब भी कोई रेखा किसी दूसरी रेखा के समांतर होती है और हमें उसका समीकरण निकालना होता है, और वो कौन, किसी बिंदु x, y, z से जाए, तो हम कैसे बताते हैं, हम बताते हैं इस तरह से, x माइनस x1 डिवाइड बाई a, ठीक है, x माइनस x1 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस y1 डिवाइड बाई b, ठीक है, इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई c। अब ये देखो, ये हमारा फार्मूला, पहले इस फार्मूले को समझो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अब करना क्या है हमें, यहाँ पे जो a b c है ना वो दिक् अनुपात है, और ये दिक् अनुपात कहाँ से निकलते हैं, ये दिक् अनुपात यहीं से, ये जो 3 है ना ये हमारा हो जाएगा a, ये जो हमारा 5 है ये हो जाएगा b, ये जो हमारा c है वो हो जाएगा 6, ठीक है, बहुत आसान है। ये हमें ए बी सी की वैल्यू यहीं से पता चल गई। अब जैसे ए बी सी की वैल्यू पता चल गई तो हमें x1 क्या दे रखा है, x1 देखो यहाँ ये दे रखा है, ये है हमारा x1, ये हमारा y1 और ये हमारा z1, सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है। ये हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि ये जो हमारा समीकरण है ना यही होता है रेखा का समीकरण, हमें ऐसे ही समीकरण मिलेगा। तो अब जब समीकरण मिलेगा तो मैं क्या करता हूँ, उसे कंपैरिजन कर दिया हमने, ठीक है, देख लिया कि इसमें कैसे जो a की वैल्यू है यहाँ पे 3 है, यहाँ b है, जो इस तरह से ये सेटिस्फाई कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। अब कुछ ना करो, बस वैल्यू रख दो, कैसे, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -2 डिवाइड बाई a की वैल्यू कितनी है 3 बराबर y माइनस y नहीं चेंज होगा ना, क्योंकि मैंने बताया था क्या, ये अचर हैं, ये x y ऐसे ही रहेंगे, x y z ऐसे ही रहेंगे, x माइनस अब कितना है ये 4 डिवाइड बाई b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 5 इज इक्वल टू, अब देखो z माइनस और माइनस का 5 है ये, ठीक है, ये 5 है, डिवाइड बाई कितनी हो जाएगी c की वैल्यू 6। अब देखो क्या आ गया भाई इसका आंसर, x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू z प्लस 5 डिवाइड बाई 6। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गई हमारी, ये वो रेखा हो गई जो क्या है, इस बिंदु से जा रही है प्लस इस बिंदु के समांतर है। जब भी देखो, जब भी कोई भी रेखा हमारी किसी भी दूसरी रेखा के समांतर होंगी तो उनके दिक् अनुपात समान होंगे। देखो जैसे इसके दिक् अनुपात 3 है, इसका दिक् अनुपात कितना है 3 है, इसका 5, इसका 6, इसका भी 5 और 6 है, तो दिक् अनुपात सेम होंगे जब हमारी रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इसका भी हम आगे क्वेश्चन में यूज़ भी करेंगे। और जिस बिंदु से पास हो रही है, जिस देखो यहाँ पे जिस बिंदु से पास हो रही है वो ये रहा 2 से यहाँ, ये 4, ये 5, तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है कि नहीं। तो इस तरह से हमने ये सवाल भी कर लिया।
ठीक है। अब देखो ये सवाल भी करो भाई। ये सवाल क्या कह रहा है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 z माइनस 6/2, यानी कि जो ये क्या है कार्तीय समीकरण है, इसका क्या निकालना है हमें, इसका सदिश समीकरण निकालना है। अब मुझे बताओ सदिश समीकरण कैसे निकलेगा। मैंने अभी बताया है कि कार्तीय समीकरण में x y और z होता है और सदिश समीकरण में क्या होता है i j और k होता है, ठीक है। बस वही हम यहाँ लगा देंगे भाई। आई जे कैप कैसे लगाएंगे, ये देखो मैंने अभी फार्मूला जो आपको बताया था, क्या बताया था, ये बताया था r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी, ये मैंने बताया था फार्मूला। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे हमें जब भी किसी रेखा को सदिश समीकरण में निरूपण करना है तो हमें क्या करना है, सदिश समीकरण, तो हम इस तरह से दिखाएंगे उसे, r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। अब हमें क्या पता है, यहाँ पे r निकालना है, हमें a और b पता करना है। अगर a और b पता चल जाए तो ये फॉर्म मैं लिख दूंगा और इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, सदिश समीकरण का फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। सदिश समीकरण निकालना बोलेंगे, ठीक है। अब देखो a मुझे कहाँ से मिलेगा, a क्या होता था, a वो होता था कि जो बिंदु हमारी रेखा से पास होती थी, यानी कि जैसे हमारा कोई बिंदु है x, y, z और वहाँ से क्या हमारी लाइन पास हो रही, तो वो बिंदु क्या हो जाएगा, वही बिंदु होता था a। तो हम वो कैसे निकालेंगे, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ये जो होता है ये क्या होती है, ये बिंदु का मान ही होता है, ठीक है। ये बिंदु का मान ही होता है। कैसे, देखो भाई ये चीज़ मैं क्लियर करके जाऊंगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या था, यहाँ 2 था, ये 2 है यहाँ, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे -2 है, यानी कि ये माइनस वाला टर्म, यहाँ पे माइनस रहता है और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यानी अगर प्लस आ गया तो हमें क्या लेना है, माइनस वाला लेना है। और ये क्या होते हैं, ये वही बिंदु होता है जो बिंदु क्या हो, रेखा से जाती है, मतलब जो समीकरण हमें निकालना है वो रेखा क्या हो, इसी बिंदु से जाती है। तो यानी कि हमें वो बिंदु मिल गया, हम वो बिंदु कहाँ से निकाल लेंगे, और दिक् अनुपात कहाँ से मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा, और वही दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, हमारी b की वैल्यू हो जाएगी। आओ देखते हैं कैसे, a कैसे निकालेंगे हम, a निकालेंगे यहाँ से 5, ये देखो माइनस है तो कुछ चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर प्लस आ गया तो हम माइनस वाला लेंगे, क्योंकि क्या होती है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है माइनस वाली। तो यहाँ पे a आ जाएगा हमारा 5i कैप, क्योंकि हमारा x वाला है तो i कैप ले लेंगे, फिर क्या हो जाएगा ये प्लस 4j कैप, ठीक है। प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, मैंने क्या बताया कि जब माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपना माइनस, ठीक है। 5i माइनस का 4j, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 6k कैप, ये क्या हो गई, हमारी a की वैल्यू आ गई। अब हमारा a आ गया, अब हमें क्या चाहिए, b चाहिए। b कहाँ से मिलेगा, b मैंने बताया था ये नीचे वाला जो हमारा दिक् अनुपात है वो क्या हो जाएगा, हमारा b की वैल्यू देगा। कैसे देगा, जो पहला वाला है वो x के लिए है तो 3i प्लस 7j, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2k, बात खत्म। बस a और b की वैल्यू पता चल गई, इस समीकरण में रखो आपको आंसर मिल जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 5i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 6k कैप, ठीक है। फिर क्या हो जाएगी, प्लस का लेमडा, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 3i कैप प्लस का 7j कैप प्लस का 2 ऑफ k कैप, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं फटाक से, हमारे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन लिए ना वो मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। एक में बिंदु से समीकरण पूछ रहा है, एक में समीकरण से फिर बिंदु पूछ रहा है, तो वो अलग अलग आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखो ये क्या कह रहा है, बिंदु 2,1,0 से समतल के बीच की दूरी निकालिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको एक फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये देखो मैं फार्मूला लिख लेता हूँ पहले ताकि आपको क्लियर हो जाए। फार्मूला होता है, जो दूरी होती है उसे हम बताते हैं p से। p इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं मॉड में, क्योंकि दूरी क्या होती है, दूरी होती है मतलब पॉजिटिव होती है, मतलब हमेशा धनात्मक होगी, तो हम क्या लेंगे, मॉड ले लेंगे, ठीक है। तो p इज इक्वल टू क्या होता है ax1 प्लस y1 यानी by1 प्लस का cz1 प्लस का d डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। ये आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए और इसको लिख भी लीजिए, क्योंकि यही जो है फार्मूला हम इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। यानी जब भी आपसे कहेगा कि बिंदु 2,1,0 यानी कि कोई बिंदु दे रखा हो और समतल यानी प्लेन से आपसे क्या पूछे, बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही वाला। अब हमें इसमें वैल्यू रखनी है, वैल्यू कैसे रखेंगे, आइए देखते हैं। मैंने आपको एक और फार्मूला बताया था समतल के लिए, वो क्या बताया था मैंने समतल के लिए, वो समतल के लिए बताया था कि जब हमारा प्लेन का इक्वेशन होता है वो किस तरह से होता है, वो होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको पहले यही बता दूं कि हमें क्या करना होगा, इस समीकरण को इस समीकरण से कंपैरिजन करना होगा, ठीक है। हमें देखना होगा कि इसमें क्या कॉमन है। जैसे कि कंपैरिजन जब करोगे तो देखोगे ax प्लस by प्लस cz प्लस d, ये जो है समीकरण इस समीकरण से कॉमन क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, y की साथ यहाँ पे by है, यहाँ पे y के साथ क्या है 1, तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से cz, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ
ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2 आ गई। कैसे, जैसे ही कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा इसको 2 और यहाँ ए की वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। कैसे आई है, देखो वाई वाले के टर्म के साथ कंपेयर करने पर। फिर यहाँ पे 2z है, यहाँ पे cz है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, d की वैल्यू कितनी है 5। क्लियर हो गया। ये हमने क्या किया, प्लेन का जो हमें समतल का समीकरण पता था उससे हमने वैल्यू निकाल ली। अब ये क्या है, ये जो है ना हमारा, ये है हमारा x1 y1 एंड z1, ये हमारी वैल्यू है। जो बिंदु होती है वो क्या होता है x1 y1 z1। बस आप क्या करो, इस समीकरण में वैल्यू रख दो, बात खत्म भाई, आपको दूरी मिल जाएगी। p इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ a कितना है 2 गुणे x1 कितना है 2, ठीक है, प्लस b कितना है, b देखो यहाँ से 1 है, b है 1 गुणे y1 कितना है, y1 यहाँ देखो यहाँ y1 भी है 1, प्लस का c कितना है, c है 2 गुणे z1 कितना है 0 0, प्लस का d कितना है, d है आपका 5। ये हो गया, ये आ जाएगा आपका मॉड में, डिवाइड बाई, और याद करना बहुत आसान है, नीचे तो वही रहता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b कितना है, b है 1 का स्क्वायर, प्लस c कितना है, c भी है आपका 2 का स्क्वायर। बस निकाल लो भाई इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूना 4, देखो सॉल्व भी कर लेते हैं, 4 1 और ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये 2 दूना 4 प्लस 1 कम 1 प्लस 2 दूना 4, यानी कि 4 4 8 और 1 9, ठीक है, ये 9 आ जाएगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी आपकी, p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 1 6 और 4 10, यानी कि 10 बटे 4 4 8 और 1 9, यानी कि √9। अब ये बताओ √9 क्या होता है, √9 तो होता है भाई 10/3, ठीक है, यानी कि 10/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगी, हमें ये मात्रक आप यहाँ लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगी, हमें दूरी मिल जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं, ये फार्मूला अगर आपको पता है तो आप किसी भी समतल और बिंदु के बीच की दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, इसकी वैल्यू मैंने इस समीकरण से तुलना करके निकाल ली। जैसे आप इन सब की तुलना एक दूसरे से करोगे ना, आसानी से आपको कंपेरिजन से मिल जाएगा आंसर भाई, बात खत्म है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और कह दिया, अब क्या कह रहा है, समतल का सदिश एवं कार्तीय समीकरण, समतल का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 0, -2 से जाता है और सदिश इस पर अभिलंब है। अब अभिलंब है तो हम क्या, इसमें भी क्या होता है, इसका भी एक वो होता है, फार्मूला होता है। तो मसला यही है इसमें कि बस आपको इसमें फार्मूला याद रखना होगा। एक नोट्स बनाओ, एक कॉपी बनाओ, इसमें मैं जो सारे फार्मूले बता रहा हूँ क्वेश्चन के, उस पेज पर सारे फार्मूले लिख लो त्रिकोणीय ज्यामिति के, और फिर उसमें आपको हर साल से क्वेश्चन मिल ही जाएगा, वो फार्मूला आपको यूज़ हो ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक और फार्मूला यूज़ है, जब भी हम पर बात करें अभिलंब की या लंब की बात करें तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पर r - a डॉट n। अब ये क्या होता है, r - a डॉट n इज इक्वल टू 0, ये होता है हमारा फार्मूला। अब ये फार्मूला कहता क्या है, ये फार्मूला ये कह रहा है कि आपको इसमें a की वैल्यू और n की वैल्यू पुट करनी है। कहाँ से करेंगे, a की वैल्यू आपकी ये है, ये वाली जो है ना वो आपकी a की वैल्यू है जो आपको बिंदु दे रखा है, और ये जो i प्लस जे माइनस के है ये क्या है आपकी n है। n क्या है आपका, n है वो जो अभिलंब है आपका, और सदिश जो है रहेगी, n क्या है आपकी सदिश है, a क्या है आपकी बिंदु रहेगी, ठीक है। और इसको किस फॉर्म में, दोनों को सदिश फॉर्म में रखना है। सदिश फॉर्म समझ रहे हैं, यानी कि i, j और k। अब देखो कैसे लिखेंगे हम, पहले इस बिंदु को देखते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ i प्लस, अब देखो j वाले की जगह 0 है तो ये j वाला खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 इंटू j, माइनस का ये देखो प्लस का होता है 2 इंटू k, और ये क्या है यहाँ पे माइनस का 2 है ना, ठीक है। तो हमारी क्या निकल के आएगी, ये हो जाएगा i - 2k। क्लियर है, i - 2k आ जाएगा यहाँ से। अब फिर क्या करेंगे हम, ये i प्लस j माइनस k, ये क्या है, ये हमें पहले से दे रखा है, एक अभिलंब बिंदु दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे वैल्यू फटाक से, क्या हो जाएगी हमारी r - a कितना है, a निकाला हमने i - 2k कैप, ठीक है, डॉट n कितना है, n है i प्लस j माइनस का k कैप, और ये क्या हो जाएगा बराबर 0। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी हमें क्या करना था, सिर्फ समतल एवं सदिश समीकरण का क्या करना है, समतल का सदिश एवं कार्तीय समीकरण। तो हमने क्या निकाल लिया, ये हमारा सदिश समीकरण आ गया, ठीक है, सदिश समीकरण आ गया, ठीक है, सदिश समीकरण हमने निकाल लिया। अब सदिश समीकरण के बाद हम क्या करेंगे, अपना कार्तीय समीकरण भी निकालेंगे। मैंने बताया था कार्तीय समीकरण वो होता है जिसमें हम x y z को लेते हैं, और सदिश समीकरण जिसमें i j k। तो ये वाला पार्ट तो हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब क्या करना है, हमें कार्तीय लेना है, कार्तीय समीकरण, कार्तीय यानी कि x y और z वाला लेना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए वही लगाएंगे हम जो अभी तक लगाते हैं, x y y j और z k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, किसका, अपने इसका, ये जो आया है ना हमारा, उसका हम क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। कैसे,
आर की हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। आप समीकरण में क्या चाहते हो, आर की वैल्यू रखना चाहते हो तो आर की वैल्यू रख देंगे हम, और आर की वैल्यू रखते ही हमें क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, आर की वैल्यू रखो और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू मैंने बताया था क्या होती है, एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड ऑफ के, ठीक है, माइनस का आई माइनस का 2 ऑफ के, ठीक है, डॉट, ये देखो ये क्या हो जाएगा, डॉट, ठीक है, डॉट हम लेंगे क्या हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस का के कैप इज इक्वल टू 0। अब क्या करो भाई, एक्स वाई जेड प्लस जेड के, इसको खोल दो, ये ब्रैकेट खोल दो तो क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड ऑफ के, ठीक है, जेड ऑफ के माइनस का आई कैप प्लस का 2 ऑफ के, ठीक है, फिर हो जाएगा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेना है आई प्लस जे प्लस के कैप के साथ इज इक्वल टू 0। ये चल रहा है यहाँ पर। एक स्टेप और यहाँ पर लिखते हैं। अब देखो एक्स आई और आई वाला है आई वाले के साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई वाले में से आई माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस 1 आई कैप, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई जे वाला तो कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस वाई जे कैप, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस क्या होगा यहाँ पर के कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर z प्लस 2 और के कैप कॉमन, ये z है, ये है z और ये है 2 अपना, ठीक है, के कॉमन आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें ले लेना है डॉट प्रोडक्ट, और किसके साथ लेना है, i प्लस जे प्लस के, जो हमारा बाहर चल रहा था। यहाँ पे मैं लेता हूँ डॉट प्रोडक्ट, और थोड़ा सा पेन भी चेंज करते हैं, पेन का कलर, ठीक है। यहाँ पर देखो अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई का आई वाले के साथ, जे का जे वाले के साथ, के का के वाले के साथ। तो मैं आई का आई वाले के साथ लूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, एक्स माइनस 1, फिर वाई का वाई वाले के साथ लूँगा तो जे का तो क्या मिल जाएगा, प्लस का वाई प्लस का जेड प्लस 2, और यहाँ पे इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है, तो कितना हो जाएगा ये जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, यहाँ पर एक्स वाई टर्म करो, एक्स माइनस 1 प्लस का वाई प्लस का z प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, और फाइनल आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू, क्या करोगे, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे क्या है -1, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 1, यहाँ पे करोगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत आसान है। बस आपको करना क्या था, यहाँ पे हमें पहले सदिश समीकरण निकालना था, तो सदिश समीकरण के लिए हमने क्या किया, इस फार्मूले में रख दिया अपनी वैल्यू, किसकी, ए की, ए निकाला यहाँ से और एन निकाला ये जो हमें दे रखा था। फिर आर की वैल्यू रख दी किसके लिए, कार्तीय समीकरण के लिए, और आर की वैल्यू रखते ही हमें सॉल्व करके ये आंसर मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई फटाक से। ये देखो बिंदु 3, -2, -5 और 3, -2 और 6 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश व कार्तीय रूप में समीकरण निकालना है। वही करना है, समीकरण मुझे मैंने बताया आपको कैसे निकालते हैं। कार्तीय और सदिश रूप तो क्लियर हो गया होगा अब तक, कार्तीय रूप यानी एक्स वाई जेड और सदिश रूप यानी आई जे और के टर्म में निकालना है। कैसे निकालना है उसका, अब देखो जो हमें पता है ना, सदिश के लिए हम क्या कौन सा समीकरण लेके आते हैं, समीकरण लिखने के लिए हम लेके आते हैं r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, यही लेके आते हैं ना, ठीक है, r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। अब हमें देखो यहाँ पर जो b दे रखा रहता था वो क्या रहता था, यहाँ पर जो सदिश दे रखी थी उसकी वैल्यू हम रख देते थे। अब हमें यहाँ पर क्या 2 बिंदु दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अब देखो अब करेंगे क्या मॉडिफिकेशन में ये करना है कि r इज इक्वल टू ए प्लस, क्योंकि ये दोनों बिंदु है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेमडा स्थिति सदिश निकालना है। अगर आपको पता हो तो स्थिति सदिश ऐसे निकलती है कि दोनों बिंदुओं का क्या कर लो, माइनस कर लो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर b की जगह हम इसे ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं मैं a और इसे ले लेता हूँ मैं b। तो मैं क्या कर दूंगा पता है, मैं कर दूंगा आपका b माइनस a, और इससे हमारे क्या इससे सदिश निकल जाएगी। तो मैंने कुछ नहीं किया, b की जगह हम क्या लेंगे, b माइनस a लेंगे, और वो कैसे लेंगे ये भी मैं बताता हूँ। अब r इज इक्वल टू ए को क्या लिखना है, ए को किस में, सदिश में लिखना है, तो सदिश में क्या हो जाएगा, ये 3i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का 5k कैप हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा, प्लस का लेमडा ऐसे ही रहेगा। अब b रखो और a रखो, b और a की वैल्यू कैसे रखेंगे, b की वैल्यू देखो कितना हो जाएगी, ये 3i, मैं इसे क्या कर रहा हूँ सदिश में बदल दे रहा हूँ, i करके, जो j वाला होगा उसके साथ अरे y वाले को j वाले के साथ कर देंगे। देखो 3i माइनस का 2j प्लस का 6 ऑफ k, ठीक है, प्लस का 6 ऑफ k, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस देखो ये b माइनस a कर रहा हूँ तो b की वैल्यू रख दी, माइनस का a रखूँगा तो a जैसे ही रखूँगा मैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगी a की वैल्यू 3i माइनस का 2j माइनस का 5k कैप, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे कुछ करना नहीं है, फटाफट समीकरण को सॉल्व कर देंगे और हमें वहाँ से क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। देखो 3i माइनस का 2j माइनस का 5k कैप, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, k है ये, ठीक है, समझ जाना, k कैप प्लस का लेमडा। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो 3i इसको सॉल्व कर देना है, 2j प्लस 6k ब्रैकेट खोल दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3i
प्लस का 2j प्लस का 5k। अब हमें पता है कि i वाला i के साथ ऐड होगा, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ। हम सदिश बीजगणित में यही सब पढ़ के आए हैं, ठीक है। 2j माइनस 5k ये वाला तो ऐसे ही लिख दिया, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा लेमडा, ये देखो 3i माइनस 3i, ये देखो कैंसिल हो जाएगा यहीं पर, ठीक है, यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो माइनस का 2j प्लस का 2j, ये तो यहीं कैंसिल हो गया, यानी कि देखो घटाने पे 0 आ जाएगा। अब ये देखो प्लस का 6 है प्लस का 5 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 11k कैप। अब यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि कौन सा आंसर है ये, हमें दो पूछ रहा है सवाल, एक पूछ रहा है कौन सा, जाने वाली रेखा का समीकरण सदिश, तो ये सदिश समीकरण हमने निकाला है, ठीक है। ये पूरे 5 नंबर के सवाल में पूछा जाता है, तो आपने एक अभी समझिए आपने 2.5 नंबर का कर लिया है, यानी कि आपने सिर्फ सदिश समीकरण निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है, सदिश के साथ साथ हमें क्या निकालना है, कार्तीय समीकरण। तो मैंने बताया था कार्तीय समीकरण के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, किसके लिए, कार्तीय समीकरण के लिए निकालना है। तो कार्तीय समीकरण के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अगले पेज पे लिख लेते हैं ताकि और अच्छे से हम समझ पाएँ कार्तीय समीकरण वाला। ये देखो क्या लेते हैं, ये है r इज इक्वल टू 3i, ये क्या है, ये है r इज इक्वल टू 3i माइनस का 2j माइनस का 5k कैप, ठीक है। प्लस का था हमारे पास लेमडा, और वो भी कौन सा था, ये लेमडा था 11k के साथ, ठीक है, लेमडा था 11k के साथ। क्या यही थी हमारी इक्वेशन, लेट मी चेक, देखिए भाई यही था ना, लेमडा चे, हाँ बिल्कुल यही था। अब आते हैं भाई साहब, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, r की वैल्यू, मैंने बताया जब भी हम क्या करेंगे सदिश से कार्तीय में आएंगे तो हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z ऑफ k कैप, बस यही वैल्यू रख देनी है। अब जैसे ही आप ये वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 3i। अब यहाँ पे देखो 3i है, 3i क्या करेंगे हम, 3i माइनस का 2j माइनस का 5k प्लस का ये है लेमडा 11 ऑफ k कैप, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है हमें तुलना करना है। तुलना मतलब यहाँ पे जो i वाला कंपोनेंट है, यहाँ पे जो i वाला है और जो उसका कोफिशिएंट है उसको क्या कर देंगे हम, बराबर कर देंगे। जैसे देखो ये देखो यहाँ बराबर लगा हुआ है, तुम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट बराबर कर देंगे। कैसे, ये देखो यहाँ पर x बराबर हम कर देंगे 3 माइनस 0। अब 0 मैंने क्यों लिया, देखो यहाँ पर i वाला इधर तो है लेकिन इधर i वाला एक भी नहीं, तो मैंने क्या किया 3 माइनस 0 i कैप, ठीक है। 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पे आई कैप भी पहले लेके चलेंगे हम, एक्स आई कैप इज इक्वल टू ले रहे हैं, फिर हम ले लेंगे वाई जे कैप। वाई जे कैप क्या हो जाएगा, वाई जे कैप हो जाएगा अपना, ये देखो यहाँ सिर्फ वाई के, और यहाँ क्या है, यहाँ देखो माइनस का 2, क्या इधर कोई वाई का है, नहीं भाई इधर वाई का नहीं, इधर सिर्फ के का है। अब के लिए लो, क्या हो जाएगा ये जेड के कैप, और जेड के कैप क्या हो जाएगा यहाँ पर, जेड के कैप हो जाएगा माइनस का 5 और यहाँ पे क्या है प्लस का 11 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, प्लस का 11 कर देंगे और एक के कैप। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ से डायरेक्ट एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 3, ठीक है, एक्स हो जाएगा 3 प्लस वाई कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा 3x, एक सेकंड, ये देखो वाई कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई अपनी 3, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू यहाँ से देखो, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई यहाँ से 2, और z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू आ गई 11 में से 5 गया 6, z की वैल्यू हो गई 6। अब हमें एक समीकरण पता है कि हम कार्तीय समीकरण में किस तरह लिखते हैं, मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, वो होता है x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई c। ये याद है कि नहीं, ये क्या है, ये कार्तीय समीकरण में लिखने का अब देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हम x माइनस x1 कितना है 3 डिवाइड बाई a कितना है, a जो हमारा होता था वो क्या होता था, जो हमारे साथ यहाँ पे गुणे में होता था, जैसे कि यहाँ पर लेमडा के साथ जो होता वो क्या हो जाता हमारा a हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यानी i वाला कंपोनेंट है नहीं, तो ये a हो जाएगा 0 इज इक्वल टू y माइनस y1 कितना है -2, तो कितना हो जाएगा ये +2 डिवाइड बाई, अब ये b कितना है, b भी यहाँ पर b क्या होता है, j वाला कंपोनेंट, j वाला तो है ही नहीं, तो ये भी हो जाएगा 0 इज इक्वल टू z माइनस z1 कितना है, z1 हमने निकाला है 6, तो कितना हो जाएगा z माइनस 6 डिवाइड बाई z माइनस 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा c। अब c हमें पता है ना, c देखो यहाँ दे रखा है 11 k, c जो होता है वो क्या होता है k वाला होता है, और b क्या होता है वो j वाला, और i वाला क्या होता है a, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11 और ये हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू लेमडा जो हमारा रहेगा वो साथ में चला करेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये बहुत आसान है। अगर हमारे पास सदिश निकालना है तो पहले सदिश निकाल लिया है, वहाँ से x y z की जो वैल्यू रखोगे उसके बाद कंपैरिजन कर दो, कंपैरिजन करके जो भी वैल्यू आए इस समीकरण में आपको रख देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
एक और क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, न्यूनतम दूरी वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी बार पूछा गया है, 14, 15, 16, 18, 19, लगातार इसे रिपीट करते रहते हैं। और ये है क्या, इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास इस तरह के, ये देखो ये क्या है, कार्तीय रूप है समीकरण का। तो समीकरण के कार्तीय रूप के क्या करना है, निकालना। और ये तो न्यूनतम दूरी वाले जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2014 में, 2015, 2016, 2018, 2019 लगातार पूछे जा रहे हैं ये, और ये सवाल भी लगातार रिपीट हो रहे हैं। ये 2022 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब जो ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ये हमारे ज़्यादा टाइम टेकिंग लेंगे। और अभी तक जो मैंने बताया है, ये आपके 5 नंबर के सवाल सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। इसमें आप जब देखेंगे, अपने PYQ उठाएंगे, तो आपको लगभग सारे सवाल इसी तरह के मिलेंगे, और आप इन सारे फार्मूले से जो मैंने बताया है वो आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब जो इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, क्योंकि इसमें जो है वो एक पार्ट में पूरा नहीं कवर किया जा सकता, अभी और टाइम लेगा, इसमें और भी क्वेश्चन है। तो अब उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे इसकी, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में वो जल्दी ही आ जाएगी। और तब तक आप इस वीडियो को पूरा समझिए, और जो हमारे चैनल पर नई वीडियोज़ आ रही हैं उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।